हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से आज के सेशन में हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की ये सेशंस चल रहे हैं जो कि एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद ये खुद जज कर पाएंगे कि एग्जाम का क्या पैटर्न है, वो सेम टू सेम रहेगा। कई बार कैंडिडेट्स ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर जहां भी हम मॉक टेस्ट देते हैं हमें बिल्कुल एग्जाम जैसा पैटर्न नहीं दिखता, हमें ऐसा नहीं लगता कि पेपर इसी लेवल का आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है। तो इसी को लेकर ये सीरीज चल रही है क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न है वो सेम टू सेम रहने वाला है। आप देखेंगे और आप एग्जाम के बाद मुझे बताएंगे भी कि सर जैसे आपने मॉक टेस्ट करवाए थे सेम टू सेम वही लेवल रहा है। तो यहां पर अगेन आज हम लोग डिस्कस करेंगे 40 क्वेश्चंस और जितने आप यहां पर स्कोर कर पाएंगे वैसे ही सोचिए एग्जाम में स्कोर करेंगे। अब तो काफी टाइम हो गया ना प्रिपरेशन करते हुए, है ना। अब तो एक तरीके से रिवीजन आपका स्टार्ट होना चाहिए। तो अगर आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है तो मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। टारगेट रखते हैं 30+ क्वेश्चंस को सही करने का। क्वेश्चंस मिलेंगे 40 लेकिन 30+ क्वेश्चन से सही, कम से कम 30 तो सही करेंगे ना। इतना तो प्रैक्टिस कर चुके हैं अभी तक। तो आइए इस चैलेंज को एक्सेप्ट करिए और हमारे साथ जरा क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। जिसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे उनको सभी को मैं सॉल्व करवाऊंगा ही करवाऊंगा। लेकिन सेशन के लास्ट में मुझे बताइएगा जरूर, क्या सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, जरूर बताना है और ये सभी को बताना है। तो चलिए डे 7 में एक बार आप सभी का स्वागत है। सिलेबस आप सभी को पता है कि ये टॉपिक्स आपको गिवन हैं। इन्हीं टॉपिक्स को आपको बढ़िया करना है, जहां पर फोकस आपको करना है कुछ मेन टॉपिक्स पर। डेटा स्ट्रक्चर, बूलियन अलजेब्रा, नेटवर्किंग, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इंटरनेट। इन टॉपिक्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से देखना है। बाकी जो आपके बच गए, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, एल्गोरिथम हो, फ्लो चार्ट है, ये तो बहुत आसान टॉपिक है ना। हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये तो बहुत ही आसान से टॉपिक्स हैं। जो टफ टॉपिक हैं, नेटवर्किंग, डीबीएमएस, बूलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इनको स्ट्रॉन्ग करिए। जो आसान से टॉपिक हैं वो तो आप कर ही लेंगे, जैसे ग्राफिक्स है, ईडीआई है, ई कॉमर्स है, सर्च इंजन है, ई बैंकिंग है, ये तो बहुत आसान से टॉपिक्स हैं। तो आइए, अगर अभी भी आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो बस एक ही सॉल्यूशन है ना। आप तो सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। सारा स्टफ एक जगह पर आपको मिल रहा है, वीडियोस मिल रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स मिल रहे हैं, एमसीक्यू मिल रहा है, पीडीएफ मिल रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। जब आप कॉन्सेप्ट पर पकड़ बनाते हैं तो एमसीक्यू तो अपने आप हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस के लिए हमने यहां पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी आपको करवाए, हमने पीडीएफ भी प्रोवाइड करी ताकि आप रिवाइज कर पाए, मॉक टेस्ट भी कंडक्ट किए। तो यानी पूरा कंप्लीट पैकेज है। इसके अलावा आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस बार बार रिवाइज करते रहिए, एग्जाम तक पकड़कर बढ़िया तरीके से रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट जो हम करवा रहे हैं ये देते रहिए। चलिए, किसी भी कंफ्यूजन, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से और फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो सभी को करना है। 111 वीडियोस हैं, 120+ घंटे की वीडियोस हैं। नोट्स बनाते हुए चलना है। नोट से क्या होगा कि एग्जाम के टाइम पर रिवीजन बहुत तेजी से होगा, है ना। जब आपके पास में अपने नोट्स होते हैं ना तो उससे रिवीजन बहुत तेजी से होता है। तो आइए देखते हैं आज के सेशन में कितना स्कोर किया। स्पेलिंग एंड ग्रामर थेसोरस वर्ड काउंट फाउंड अंडर विच टैब इन एमएस वर्ड। हमने प्रीवियस वाले सेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि एमएस वर्ड में वर्तनी और व्याकरण, थेसोरस, शब्द गणना किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है। और आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया। इंटेलिजेंट तो आप सब हैं। सही आंसर क्या था? रिव्यू टैब। एमएस वर्ड में जब रिव्यू टैब पर हम क्लिक करते हैं तो हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसोरस, वर्ड काउंट, रीड अलाउड, न्यू कमेंट, ट्रांसलेट, शो कमेंट जैसे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं।
आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर करीब। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या है ये क्वेश्चन? कन्वर्ट पीओएस एक्सप्रेशन टू मैक्स टर्म। पीओएस का मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम, और इसको कन्वर्ट किस में करना है? मैक्स टर्म में। कैसे करेंगे बताइए? एफ पीओएस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार और ए बार प्लस बी प्लस सी। एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट किस में करना है? मैक्स टर्म में। मैक्स टर्म में जो आंसर आएगा वो किस में आता है? पाई एम में। यानी मैक्स टर्म को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से, और कैपिटल एम के पहले क्या लगाते हैं? पाई। तो क्या सभी ऑप्शन में पाई दिया हुआ है? हाँ। क्या सभी ऑप्शन में कैपिटल एम दिया हुआ है? हाँ। तो अब आंसर होगा क्या? कैसे निकालेंगे? आइए एक बार सीखते हैं। अगर आपने सेशन कोर्स लिया होगा तो आपको पता होगा कैसे करते हैं, है ना। आइए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको कि ये आंसर आखिरकार कैसे आया। हैव अ लुक। जब भी हम बात करते हैं मैक्स टर्म की, क्वेश्चन में कह रहा था ना हमें क्या फाइंड करना है? मैक्स टर्म। जब भी हम मैक्स टर्म फाइंड करते हैं तो वहां पर ए की वैल्यू क्या होती है? 0। ए बार की वैल्यू क्या मानते हैं? 1। ए का मतलब कि अगर ए बी सी कुछ भी है तो वो 0 है। ए बार बी बार सी बार कुछ भी है तो वो 1 है। अब हमारे सामने क्या दिया हुआ है? पीओएस। यहां पर इनका मान रख दीजिए, सिर्फ ए बी सी की जगह पर क्या रख दीजिए? जो इसकी वैल्यू है। तो ए बी सी यानी 0, इन तीनों की जगह पर क्या हम 3 0 रख सकते हैं? जी हां। ए बी सी बार, इसका मतलब ए बी की जगह पर 0 रख दिया, बार वाले की जगह पर 1 लिख दिया, तो 0 0 1 हो गया। ए बी बार सी बार, इसका मतलब ए की जगह पर 0, बी बार और सी बार की जगह पर यानी बार वाले की जगह पर क्या आ जाएगा? 1 1 1। ए बार बी और सी प्लस नहीं करना है, सिर्फ इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो ए बार की जगह पर 1 आ गया, बी और सी की जगह पर क्या आ गया? 0, तो 1 0 0। ये जो नंबर्स हमारे पास में आए हैं ये बाइनरी नंबर है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन बाइनरी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या कर पाएंगे? 000 का डेसिमल नंबर क्या होगा? 001 का डेसिमल क्या होगा? 011 का डेसिमल क्या होगा? और 100 का डेसिमल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, 000 का डेसिमल क्या होगा? 0। 001 का डेसिमल क्या होगा? 1। 011 का डेसिमल क्या होगा? 1 और 2 को प्लस करने पर क्या मिलेगा? 3। 100 इसका क्या होगा डेसिमल? तो 1 2 और 4 क्या आ जाएगा? 4। बाइनरी को डेसिमल में तो कन्वर्ट कर लेते हैं ना, तो कन्वर्ट करने के बाद क्या आया? 0134। यही तो आंसर है। यानी पाई कैपिटल एम जो कि मैक्स टर्म को इंडिकेट करता है, 0134, दैट इज द आंसर। समझ में आ गया? वेरी गुड। ये तो बात थी मैक्स टर्म की, लेकिन अगर क्वेश्चन में मिन टर्म आ गया तो क्या करेंगे? ये रहा क्वेश्चन। कन्वर्ट एसओपी एक्सप्रेशन टू मिन टर्म। एसओपी एक्सप्रेशन को मिन टर्म में बदलें। कैसे? मिन टर्म को हम लोग किससे शो करते हैं? सिग्मा एम से। सिग्मा का सिंबल रहेगा और स्मॉल एम रहेगा। यानी मिन टर्म को शो करने के लिए जो सिंबल यूज करेंगे वो सिग्मा का होगा और कैपिटल एम की जगह पर स्मॉल एम रहने वाला है मिन टर्म के लिए। तो क्या सभी में सिग्मा और स्मॉल एम है? जी हां। आंसर कैसे निकालेंगे? आइए समझते हैं। जो अभी हम लोग ने किया है मैक्स टर्म का ठीक उल्टा, यानी यहां पर जो आपकी ए और ए बार की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ए बराबर 1 हो जाएगा और ए बार बराबर 0 हो जाएगा। किसमें? मिन टर्म में। मैक्स टर्म में क्या था? ए बराबर 0 और ए बार बराबर 1, जबकि यहां पर उसका उल्टा है, ए बराबर 1 और ए बार बराबर 0। वैल्यू पुट करिए। ए बार बी का मतलब, ए बार का मतलब 0 और बी का मतलब 1, क्योंकि ए हो या बी हो क्या आएगा? 1 आएगा। ए बार हो या बी बार हो क्या आएगा? 0 आएगा। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? ए बार बी की जगह पर 0 1, ए बार और बी बार की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 0 0। ए बी बार की जगह पर क्या लिख सकते हैं?
ए का मतलब 1 और बी बार का मतलब 0, यानी 1 0। ये क्या है, बाइनरी नंबर्स। क्या इसको डेसिमल में हम बदल सकते हैं? जी हां, डेसिमल में बदलने के बाद क्या आ जाएगा, 102। यही तो आंसर है। यानी अब आंसर किस में लिखेंगे, सिग्मा स्मॉल एम में। तो सिग्मा स्मॉल एम ब्रैकेट में 102, दैट इज द आंसर। क्या ये समझ में आया? क्या मिन टर्म और मैक्स टर्म दोनों निकाल लेंगे? वेरी गुड। आगे देखिए, द मैक्स टर्म व्हेन x बराबर y बराबर z इज इक्वल टू 1 इज, कह रहा है जब x बराबर y बराबर z बराबर 1 होगा तो इसका अधिकतम पद क्या होगा? बताइए। मैक्स टर्म, अभी हम लोगों ने समझा कि मैक्स टर्म के केस में हमेशा क्या होता है, a की जगह पर 0 होता है और a बार की जगह पर 1 होता है। मतलब a का मतलब यहां पर x y z भी हो सकता है और a बार का मतलब x बार y बार z बार भी हो सकता है ना? ये बात तो आप समझ रहे हैं। अब यहां पर मैक्स टर्म का मतलब होता है और, यानी जो आंसर आएगा मैक्स टर्म का वो हमेशा किस में आएगा, प्लस में, a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड, है ना? ये तो हमने समझाने के लिए लिखा है ABC, x y z भी हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब पहली बात तो हमें यह समझ में आई कि मैक्स टर्म जब भी दिया होगा क्वेश्चन में तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा और a की जगह पर 0 और a बार की जगह पर 1 आएगा। अब तो आप कर सकते हैं, यानी यहां पर क्या कह रहा है, 1, x बराबर y बराबर z इज इक्वल टू 1 और 1 का मतलब क्या होता है, बार। इसका मतलब x बार, y बार, z बार। इन तीनों को अगर हम बार में लिखेंगे और आपस में प्लस कर देंगे तो आंसर क्या मिल जाएगा, x बार प्लस y बार प्लस z बार। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा मैक्स टर्म, हमें दो चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि आंसर प्लस में आएगा तो प्लस वाला ही आंसर होगा, या तो पहला या तो दूसरा। दूसरा हमें यह समझ में आ जाना चाहिए कि 1 का मतलब क्या है, बार, और 0 का मतलब है बिना बार वाला। तो 1 का मतलब अगर बार है तो x बार y बार z बार ये आ जाएगा और प्लस हो जाएंगे ये, क्योंकि मैक्स टर्म गिवन है। तो x बार प्लस y बार प्लस z बार, दैट इज द आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, अब हमने कहा जरा एक क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल देते हैं, 1 की जगह पर 0 कर देते हैं। अगर 0 एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, मैक्स टर्म पूछा जा रहा है और मैक्स टर्म का मतलब अधिकतम पद। मैक्स टर्म के केस में आंसर किस में आएगा, प्लस में, x प्लस वाई प्लस जेड। और 0 का मतलब क्या होता है, बिना बार वाला। यानी आंसर इसका बहुत नॉर्मल आ चुका है, x प्लस वाई प्लस जेड बिना बार के साथ, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्या ये बात समझ में आई? 1 अगर दिया होता तो बार के फॉर्मेट में आंसर आता जैसे कि पहले आया, और 0 दिया हुआ है इसका मान, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो A, B और C या X, Y, Z के फॉर्मेट में होगा और प्लस हो जाएगा ये। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, द मिन टर्म व्हेन x बराबर y बराबर z इज इक्वल टू 0। मैंने कहा कि अब मैक्स टर्म की जगह पर मिन टर्म कर दिया जाए, है ना? यहां पर क्या था, मैक्स टर्म, यहां हमने क्या कर दिया, मिन टर्म, और वैल्यू 0 है। अब मिन टर्म के केस में क्या होता है, जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई में आना चाहिए, x डॉट वाई डॉट जेड के फॉर्मेट में। और मिन टर्म के केस में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, a बराबर 1 और a बार बराबर 0। तो 0 किसके बराबर है, a बार के, यानी जो आंसर आएगा वो x बार y बार z बार के फॉर्म में आएगा और हो क्या जाएगा, मल्टीप्लाई। क्योंकि मिन टर्म का मतलब होता है एंड टर्म्स और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी a डॉट बी डॉट सी के फॉर्मेट में। तो आंसर क्या आ गया, x बार y बार z बार। बार क्यों लगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या गिवन है, 0, और 0 का मतलब क्या होता है, a बार, b बार, c बार या x बार y बार z बार। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 3। वेरी गुड। नेक्स्ट, द मिन टर्म व्हेन x बराबर y बराबर z इज इक्वल टू 1। मिन टर्म का मतलब फिर से हमें समझ में आ गया, मिन टर्म का मतलब कि आंसर हमेशा मल्टीप्लाई में आएगा। मिन टर्म गिवन है। 1 का मतलब क्या है,
ए बी सी। इसका मतलब आंसर किस में आएगा? बिना बार के फॉर्मेट में, एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में। तो आंसर हमें मिल चुका है, दैट इज एक्स वाई जेड। तो बस आपको याद यही बात रखनी है कि मिन टर्म में क्या होगा? ए का मान और ए बार का मान, और साथ ही साथ ये एंड टर्म अप्लाई होगा। अगर ये चीजें आपने याद रख ली तो किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स बार वाई बार जेड? एक्स बार वाई बार जेड का पूरक क्या होगा? मैंने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट कभी भी पूछा जाए क्या करेंगे? जो सिंबल लगे होंगे सिंबल को बदल देंगे, अगर बार दिया होगा तो बार हटा देंगे, और बार नहीं दिया होगा तो बार को लगा देंगे। यानी जो भी दिया होगा उसको उल्टा कर देंगे, और उल्टा करने को ही क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स बार की जगह पर क्या आ जाएगा? एक्स। वाई बार की जगह पर क्या आ जाएगा? वाई। और जेड की जगह पर क्या आ जाएगा? जेड बार। इन तीनों को क्या किया गया है क्वेश्चन में? मल्टीप्लाई। आप क्या कर देंगे? प्लस। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, ये हो जाएगा आंसर। बोलो, क्वेश्चन क्या था? एक्स बार वाई बार जेड, इसको आपने वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट किया या कॉम्प्लीमेंट में चेंज किया, तो आपको मिल गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज द राइट वन। समझ में आ गया? आसान है, प्रैक्टिस करोगे तो आसान होगा, है ना। अगर प्रैक्टिस छोड़ दी तो टफ हो जाएगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लिटरल्स इन द एक्सप्रेशन f इज इक्वल्स टू एक्स डॉट वाई बार प्लस जेड आर। अभिव्यक्ति में शाब्दिकों की संख्या क्या होगी जहां पर दिया हुआ है f बराबर एक्स डॉट वाई बार प्लस जेड? बताइए। अब लिटरल्स क्या होते हैं? अगर ये पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे। लिटरल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहां पर वेरिएबल्स की संख्या कितनी है? इस एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? तो x, y और z 3 वेरिएबल्स हैं। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बराबर किसके होगा? लिटरल्स के। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3। बस क्या करना है हमें? लिटरल बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, जितने वेरिएबल्स हैं वही लिटरल का मान होगा। वेरिएबल्स कितने गिवन है? 3, x, y, z। तो आंसर भी क्या होगा? दैट इज 3। सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। समझ में आया? नेक्स्ट, द जनरल फॉर्म फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ रोज इन अ ट्रुथ टेबल इज। सत्य सारणी में पंक्तियों की संख्या की गणना करने का समान रूप क्या है? द जनरल फॉर्म फॉर कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ रोज इन अ ट्रुथ टेबल। कैसे कैलकुलेट करते हैं? 2 टू दी पावर n के फॉर्मेट में। जितने वेरिएबल्स होंगे उनको क्या करोगे? n मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, 2 की पावर n, उतने ही हमारे रिलेशंस बनेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? 2 की पावर n इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, बूलियन फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ। बूलियन फंक्शन डैश के रूप का होता है। जितने भी बूलियन के फंक्शंस होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रुथ वैल्यूज, k बराबर f x y x, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या ट्रुथ टेबल? बताइए। बूलियन फंक्शन का मतलब होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रा के जो एक्सप्रेशंस हैं उन्हीं को तो हम बूलियन फंक्शंस बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, बूलियन फंक्शंस मींस अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ वैल्यूज एप्लीकेबल इन बूलियन अलजेब्रा। बूलियन बीजगणित में लागू मानों की संख्या क्या होगी? नंबर ऑफ वैल्यूज एप्लीकेबल इन बूलियन अलजेब्रा 1, 2, 3 या 4। बूलियन का मतलब क्या है? यस या नो, 0 या 1, ऑन या ऑफ, इसी को तो बूलियन बोलते हैं। तो इसमें मान कितने हैं? 2 वैल्यूज हैं, है ना। 0 और 1 कितनी वैल्यूज हुई? 2। ट्रू या फॉल्स? 2। तो आंसर क्या होगा? ऑन या ऑफ? 2। तो करेक्ट आंसर इज 2। नेक्स्ट, ट्रुथ टेबल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट बूलियन डैश। बूलियन को दर्शाने के लिए सत्य तालिका का प्रयोग किया जाता है। ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल करते हैं क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? बूलियन फंक्शन, बूलियन अलजेब्रा
बुलियन ऑपरेटर्स या बुलियन एडिशन? बिल्कुल आपकी पार की नजर और निर्मासु पर। द करेक्ट आंसर इज बुलियन फंक्शन। ट्रुथ टेबल की मदद से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? बुलियन फंक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, द करस्पॉन्डिंग मिन टर्म व्हेन x बराबर 0, y बराबर 0 एंड z बराबर 1। संगत न्यूनतम पद जब x का मान 0 है, y का मान 0 है और z का मान 1 है तो क्या होगा? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मिन टर्म। हम जानते हैं मिन टर्म में क्या करते हैं, a का मान 1 होता है, a बार का मान 0 होता है। और मिन टर्म में हमेशा जो आंसर आता है वो किस में आता है? मल्टीप्लाई में, a डॉट b डॉट c। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? x डॉट y डॉट z के फॉर्मेट में। लेकिन दिया क्या हुआ है? x बराबर 0, 0 का मतलब बार, x बार हो गया, y बराबर 0, y बार हो गया और z बराबर 1 यानी z हो गया। तो x बार, y बार और z ये हो जाएगा आंसर। लेकिन आंसर लिखेंगे किस में? प्लस में या मल्टीप्लाई में? तो आंसर है मल्टीप्लाई में, क्योंकि क्या दिया है क्वेश्चन में? मिन टर्म। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑपरेशन इज शोन इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? निम्नलिखित अभिव्यक्ति में कौन सा ऑपरेशन दिखाया गया है? बहुत आसान है। x प्लस वाई बार मल्टीप्लाई x प्लस जेड मल्टीप्लाई z बार प्लस y बार। ये क्या है? ये प्रोडक्ट ऑफ सम है ना? पहले प्रोडक्ट किया गया, मल्टीप्लाई किया गया किसको? सम को। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज POS, प्रोडक्ट ऑफ सम। नेक्स्ट, हाउ मेनी एंड गेट्स आर रिक्वायर्ड टू रियलाइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। निम्नलिखित अभिव्यक्ति में y इज इक्वल टू AB प्लस BC को साकार करने के लिए कितने एंड गेट की आवश्यकता है? बताइए। हमें यह पता होना चाहिए कि एंड गेट होता क्या है। हम जानते हैं एंड गेट का मतलब मल्टीप्लाई, डॉट, डॉट को ही तो बोलते हैं एंड। अब यहां पर कितने डॉट्स का यूज हुआ है? A डॉट B पहला, दूसरा B डॉट C। तो यहां पर कितने एंड गेट बनेंगे? 2। करेक्ट आंसर क्या हो गया? 2। एंड गेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, डॉट। और यहां पर कितने डॉट्स यूज हुए हैं? 2। y बराबर A डॉट B प्लस B डॉट C। तो A डॉट B के लिए एक गेट और B डॉट C के लिए दूसरा गेट। तो कितने यहां पर एंड गेट बने? 2। आंसर इज 2। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन ऑफ अ नैंड गेट इज। नैंड गेट की अभिव्यक्ति यहां पर कौन सी है? बताइए। A डॉट B, A बार B प्लस AB बार, A डॉट B होल बार या A प्लस B होल बार? क्या होगा आंसर? हम जानते हैं कि नैंड गेट एक यूनिवर्सल गेट है जो किससे मिलके बना है? एंड गेट। और एन का मतलब क्या है? नॉट गेट। तो नॉट प्लस एंड का कॉम्बिनेशन है नैंड गेट। इसका मतलब एंड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मल्टीप्लाई से। और नॉट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इनवर्स यानी बार से। तो एंड गेट के साथ में क्या लग जाएगा? नॉट लग जाएगा। A डॉट B और इस पूरे का क्या हो जाएगा? बार। तो आंसर क्या बन गया? A डॉट B होल बार, दैट इज कॉल्ड नैंड गेट। क्लियर है? लिख भी दिया है मैंने। नैंड गेट बराबर है एंड और नॉट के। एंड का मतलब क्या है? A डॉट B। नॉट का मतलब क्या है? बार। तो A डॉट B पूरे का बार, दैट इज कॉल्ड नैंड गेट। नेक्स्ट, इन द फॉर्मूला विच सिंबल स्पेसिफाई द फिक्स्ड कॉलम और रोज? सूत्र में कौन सा प्रतीक निश्चित स्तंभों या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है? ये क्वेश्चन किसका है? MS एक्सेल का। एक्सेल में रोज और कॉलम्स को फिक्स करने के मेथड को क्या बोलते हैं? सेल रेफरेंसिंग। सेल रेफरेंसिंग कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। और किस सिंबल का यूज करते हैं? डॉलर का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डी मॉर्गन्स थ्योरम स्टेट when multiple variables are odd and negated they are equivalent to and of the complement
इफ इंडिविजुअल वेरिएबल्स। निम्नलिखित में से कौन सा डी मॉर्गन प्रमेय बताता है कि जब एकाधिक चर को ऑड और नकार दिया जाता है तो वे अलग अलग चर के पूरक के बराबर होते हैं? क्या है? अगर पहले और दिया है, बाद में एंड दिया है, इसका मतलब ये डी मॉर्गन्स की दूसरी थ्योरम की बात की जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड थ्योरम, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्योंकि सेकंड थ्योरम में क्या है? a प्लस बी होल बार बराबर है a बार और b बार के। तो पहले क्या यूज हुआ है? और गेट, फिर क्या है? एंड गेट। जबकि इसका उल्टा अगर देखने को मिल जाए, एंड पहले आ जाए और बाद में चला जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट थ्योरम। नैंड गेट बराबर बबल्ड और गेट, है ना, इसके बराबर होगा। a डॉट बी का होल बार बराबर a बार प्लस b बार। ये पहली थ्योरम है। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन ऑफ अ नैंड गेट इज। नैंड गेट का जो अभिव्यक्ति है वो क्या होगी? अभी हम लोग ने किया ही है इस तरीके का क्वेश्चन। नैंड गेट का मतलब नॉट गेट प्लस एंड गेट। तो हमें क्या लेना है? एंड गेट और उसके ऊपर नॉट लगा देना है, यानी a डॉट बी का होल बार, दैट इज द राइट आंसर, है ना। रिपीट हुआ इस तरीके का क्वेश्चन। ड्राइव द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द लॉजिक सर्किट शोन बिलो। नीचे दिखाए गए लॉजिक सर्किट के लिए बुलियन अभिव्यक्ति प्राप्त करें। बताओ, ये एक आपको क्या दिया गया है? बुलियन पूरा लॉजिक सर्किट बना के दे दिया गया है और कह रहा है इसका बुलियन एक्सप्रेशन बताइए क्या होगा, है ना। इस तरीके का क्वेश्चन भी जरूर आएगा, जहां आपको पूरे का पूरा लॉजिक सर्किट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या है। फ्री का नंबर है ये, तो कैसे करते हैं आइए। वेरी वेरी इजी वन। ये दिया हुआ है आपको लॉजिक सर्किट, है ना, ये पूरा सर्किट दिया है। अब इस सर्किट में आपको पता होना चाहिए कि ये जो सिंबल बने हुए हैं ये किसके हैं। हम जानते हैं कि अगर एंड होगा तो इसका सिंबल डी करके बना होगा, अगर आगे चोंच निकली होगी तो ये क्या होगा? और गेट होगा। हम ये भी जानते हैं कि एंड का मतलब a डॉट बी होता है, मल्टीप्लाई होता है, और का मतलब a प्लस बी होता है। बस इतना ही करना है। आओ करते हैं। अब सबसे पहले हम यहां पर इनपुट डिसाइड करते हैं क्या होगा। तो पहले वाले जो गेट बना हुआ है इसके लिए इनपुट क्या है? a है और दूसरा इनपुट b है। तो इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? अगर इसका इनपुट a और b है और ये गेट और गेट है तो इसका आउटपुट बन जाएगा क्या? a प्लस बी। तो यहां पर लिख दिया हमने a प्लस बी। अब ये जो a प्लस बी है, क्या ये दूसरे वाले गेट का इनपुट हो गया? जी हां। अब इसका दूसरा इनपुट क्या होगा? इस गेट का c होगा, तो यहां पर c लिख दिया। अब इस गेट का आउटपुट मुझे बता दो, ये गेट कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला एंड गेट है। एंड गेट में क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। लिख सकते हैं इसका आउटपुट, लिख दिया a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी। अब आगे वाला गेट देखते हैं। इस वाले गेट में पहला इनपुट तो हमें मिल गया, दूसरा इनपुट क्या है? डी। तो यहां पर हमने क्या लिख दिया? डी। इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? ये कौन सा गेट है? एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो ये दोनों टर्म्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। सी हम पहले ले गए, डॉट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी। अब लास्ट वाला गेट, इसका एक इनपुट तो हमें मिल गया, दूसरा इनपुट क्या मिलेगा? ई। यहां पर लिख दिया ई। इसका आउटपुट क्या होगा? अगेन ये एंड गेट है, मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? सी डॉट ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई। यही तो क्वेश्चन का आंसर था, यही तो दिया हुआ था। सी मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय डी मल्टीप्लाई बाय ई, दैट इज द आंसर। तो कितनी आसानी से हमने गेट्स के इनपुट्स को मिलाते हुए फाइनल जो आउटपुट है उसको जनरेट कर लिया। बस रिक्वायरमेंट क्या है? हमें मालूम क्या होना चाहिए कि एंड गेट किसको बोलते हैं, और गेट किसको बोलते हैं। एंड गेट में मल्टीप्लाई होता है और गेट में प्लस होता है। बस अगर ये बात आपको मालूम है तो इसको बहुत आसानी से फ्रेम आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट, अप्लाई द डी मॉर्गन्स थ्योरम टू द एक्सप्रेशन ए बी सी होल बार वी गेट। डी मॉर्गन्स के प्रमेय को अभिव्यक्ति ए बी सी होल बार पर लागू करने पर हमें क्या मिलेगा? बहुत आसान, ए बार बी बार सी बार, अगर हम बार को ओपन कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा? ए बार बी बार सी बार। क्या है? मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह पर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। दिस इज कॉल्ड दी डी मॉर्गन्स थ्योरम। जो हमने इस पर अप्लाई करी तो ये कन्वर्ट हो गया दूसरे गेट में। नेक्स्ट, अ ट्रूथ टेबल फॉर द एसओपी एक्सप्रेशन ए बी सी बार प्लस ए बार ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी हैज हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशंस। एसओपी अभिव्यक्ति इसमें के लिए एक सत्य तालिका में कितने इनपुट संयोजन हैं? ट्रूथ टेबल फॉर द एसओपी एक्सप्रेशन हैज हाउ मेनी इनपुट कॉम्बिनेशंस, इसके लिए कितने इनपुट कॉम्बिनेशंस बनेंगे? हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? एबीसी एबीसी एबीसी, 3 वेरिएबल्स, और 3 वेरिएबल्स के लिए नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन कितने होते हैं? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 8 इज द राइट वन। तो जितने वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स, उसमें 2 की पावर n कर दो। n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? 3। आंसर इज 8। नेक्स्ट, द NAND गेट और NOR गेट आर रिफर्ड टू एज यूनिवर्सल गेट बिकॉज ईदर NAND गेट या NOR द्वारा को सार्वभौमिक द्वार कहा जाता है, क्योंकि NAND और NOR इसको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। क्यों इनको यूनिवर्सल गेट बोलते हैं? रीजन बताइए। कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल डिजिटल सर्किट, कैन बी यूज्ड टू बिल्ड ऑल द अदर टाइप्स ऑफ गेट्स, आर यूज्ड इन ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, या वर द फर्स्ट गेट टू बी इंटीग्रेटेड। हम जानते हैं NAND और NOR गेट की मदद से हम बाकी गेट्स को बनाते हैं। तो आंसर क्या होगा? कैन बी यूज्ड टू बिल्ड ऑल द अदर टाइप्स ऑफ गेट्स। इसकी मदद से हम कई सारे बाकी गेट्स बना सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट, कन्वर्टिंग द बुलियन एक्सप्रेशन LM प्लस M ब्रैकेट में NO प्लस PQ टू SOP फॉर्म वी गेट। कह रहा है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को SOP यानी सम ऑफ प्रोडक्ट में चेंज करिए। बुलियन अभिव्यक्ति को परिवर्तित करना है किसमें? SOP फॉर्म में। क्या मिलेगा? बस ब्रैकेट को ओपन कर दो। LM प्लस MNO प्लस MPQ हो गया SOP में कन्वर्ट, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज द राइट वन। सिर्फ ब्रैकेट ही तो ओपन करना है। LM की जगह पर LM आ गया, प्लस MNO, M को मल्टीप्लाई करेंगे NO से क्या मिलेगा? MNO, प्लस का साइन, M को मल्टीप्लाई करेंगे PQ से क्या मिलेगा? MPQ, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, फॉर द SOP एक्सप्रेशन AB प्लस B बार C, हाउ मेनी zeros आर इन द ट्रूथ टेबल आउटपुट कॉलम? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। SOP अभिव्यक्ति AB प्लस B बार C के लिए सत्य तालिका के आउटपुट कॉलम में कितने जीरो होंगे? 0 और 1 की संख्या कितनी होती है? 50-50। बस हमें यह पता लगाना है कि ट्रूथ टेबल में जो नंबर ऑफ आउटपुट निकलेंगे, कितने ट्रूथ टेबल बनेंगे, कितने आउटपुट निकल के आएंगे। जितने आएंगे उसको आधा आधा कर दीजिए। तो कैसे करेंगे? कितने वेरिएबल्स हैं? 3 वेरिएबल्स A, B और C। A, B, C का मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 8, यानी 4 4 में डिवाइड कर दीजिए। 4 0 आउटपुट बनेंगे, 4 1 बनेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? कितने जीरो? 4 0, यानी आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 4। एक बार फिर से समझो। क्वेश्चन कह रहा था फॉर द SOP एक्सप्रेशन AB प्लस B बार C, हाउ मेनी जीरोज आर इन द ट्रूथ टेबल आउटपुट कॉलम? ऐसे कितने ट्रूथ टेबल होंगे जिसमें आउटपुट 0 होगा? तो पहले तो हमें यह पता करना है कि टोटल आउटपुट होंगे कितने, टोटल जो ट्रूथ टेबल बनेंगे वो कितने बनेंगे इसमें। तो हम समझ गए कि यहां पर 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं।
तो यानी इनपुट टोटल कितने हो जाएंगे 2 की पावर 3 यानी 8। अब आउटपुट की बात कर लेते हैं। 8 में 4 0 निकल के आएंगे और 4 1 आएंगे, क्योंकि 50-50 का रेशियो होता है। तो हमें पता चल गया कि 0 कितने होंगे 4, 1 पूछे जाते तो भी आंसर क्या होता 4। 4 0 मिलेंगे, 4 1 मिलेंगे, टोटल 8 इनपुट के 8 आउटपुट हमें मिलेंगे। क्लियर है? वेरी गुड। द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस जस्टिफाई द यूज ऑफ। संदर्भ की स्थानीयता को सिद्धांत किसके उपयोग का उचित ठहराता है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। ये टर्म आपने सुना हुआ है, बिल्कुल सुना होगा। मेमोरी टॉपिक में आपने पढ़ा होगा। जब कैश मेमोरी पढ़ते हैं तो कैश मेमोरी किस मैकेनिज्म पर काम करती है? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस पर। इसका मतलब क्या होता है? हम जानते हैं कि कैश मेमोरी क्या है? लिमिटेड है। कैश मेमोरी क्या है? फास्टेस्ट है। रजिस्टर सबसे फास्ट है, उसके बाद कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी किसके बीच में होती है? रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है, या आप कह सकते हैं सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होती है कैश मेमोरी। लेकिन कैश मेमोरी को डेटा कहां से मिलता है? रैम से। रैम कैश मेमोरी को डेटा देती है और जब रिक्वायरमेंट नहीं होती तो डेटा वापस ले लेती है। डेटा को रैम कैश मेमोरी में लाना और उसको वहां से हटा के ले जाना रैम में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। समझ में आया? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर या इज लैंग्वेज प्रोसेसर्स? निम्नलिखित में से कौन भाषा के प्रोसेसर हैं? हम लोग जानते हैं, हम लोग ने पढ़ा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कि प्रोसेसर कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, जिनको हम लोग डीबगर भी बोलते हैं या लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं। कौन कौन से? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज कहां करते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में, जबकि असेंबलर का यूज किस में करते हैं? लो लेवल लैंग्वेज में। थर्ड जनरेशन में कंपाइलर और इंटरप्रेटर का यूज होता है, जबकि सेकेंड जनरेशन असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर का यूज होता है। नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस इन एसक्यूएल? एसक्यूएल में डेटाबेस से किसी टेबल को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? डिलीट, ड्रॉप, इरेज या अनअटैच? पूरी की पूरी टेबल ही हमें हटानी है तो क्या करेंगे? स्वाहा। स्वाहा का मतलब ड्रॉप टेबल, जबकि डिलीट की मदद से क्या होगा? रोज डिलीट होंगी, जबकि ड्रॉप की मदद से पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? ड्रॉप टेबल इज द राइट वन। नेक्स्ट, मोस्ट इंडिविजुअल्स आर फैमिलियर विद विच फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स? अधिकांश व्यक्ति किस प्रकार के ई कॉमर्स से परिचित हैं? अधिकांश का मतलब, मैक्सिमम का मतलब, जब हम शॉपिंग करते हैं अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से, तो ये जो शॉपिंग है ये किस प्रकार की ई कॉमर्स है? B2C, यानी हम इसको क्या बोल सकते हैं? बिजनेस टू कस्टमर। हम किससे कांटेक्ट करते हैं? बिजनेस से, और वो हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली हम कस्टमर तक आ जाता है। तो आंसर क्या होगा? B2C इज द मोस्ट फैमिलियर फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स। अधिकांश व्यक्ति किस प्रकार के ई कॉमर्स से परिचित हैं? B2C। डैश इज द प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग वेबसाइट टू इंक्रीज द विजिबिलिटी ऑफ द साइट एंड गेन रैंकिंग्स। डैश क्या साइट की दृश्यता बढ़ाने और रैंकिंग हासिल करने के लिए वेबसाइट को बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हमारी वो वेबसाइट सर्च करने पर सबसे ऊपर आए, या जब कोई वीडियो बनाई जाती है तो हम चाहते हैं ये वीडियो सबसे ऊपर आए सर्च करने पर। इसके लिए क्या किया जाता है? SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम इसमें टैग का यूज करेंगे, कीवर्ड का यूज करेंगे, है ना, जिससे कि हमारी जो वेबसाइट की जो सर्च पेज है वो ऊपर आए, वेबसाइट टॉप पर दिखाई दे, हमारी जो इमेजेस हैं वो टॉप पर दिखें, या जो वीडियोस हैं वो टॉप पर दिखें, है ना। इसके लिए क्या करते हैं? SEO, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट, डैश इज अ वे कंपनीज कैन मेक देयर ऑफिसेज
मोर ग्रीन। ऐसा कौन सा तरीका है ग्रीन कंप्यूटिंग में जिसके तहत कंपनियां अपने कार्यालय को अधिक हरा भरा बना सकती हैं? हरा भरा बनाने का मतलब कि यूजर फ्रेंडली बन जाए, और इसका यूज हम ये तभी कर सकते हैं जब डिजिटल चीजों का कंपनीज में कम से कम प्रयोग करें, है ना। और ऐसे तो हो नहीं सकता, क्योंकि कंपनीज में लैपटॉप का यूज भी होगा, सर्वर का यूज भी होगा, लाइट्स भी चलेंगी, और अगर इतनी सारी लाइटिंग होंगी, इतने सारे सर्वर कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हम ग्रीन बना सकते हैं ऑफिसेस को? बहुत मुश्किल है। तो एक नया कॉन्सेप्ट आया, दैट इज कॉल्ड टेली कम्यूटिंग, जिसके द्वारा हम ऑफिसेस को हरा भरा बना सकते हैं, यानी ग्रीन कंप्यूटिंग कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? टेली कम्यूटिंग। अब आप कहेंगे सर ये होता क्या है? टेली कम्यूटिंग का मतलब वर्क फ्रॉम होम। क्यों ना हम ऑफिस के जितने भी काम हैं वो एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम दे दे, या उनसे कहें कि आप जहां से भी कंफर्टेबल हैं वहां बैठकर करिए, किसी गार्डन में बैठ के करिए, किसी घर में बैठकर करिए, किसी रेस्टोरेंट में बैठकर करिए, आप जहां भी कंफर्टेबल हैं वहां बैठकर करिए, ऑफिस में आने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को बोला गया टेली कम्यूटिंग। ऑफिसेज में कब आएंगे? हफ्ते में 2 बार आएंगे, मीटिंग्स करेंगे, जो काम जो टास्क मिला होगा वो टास्क को शो करेंगे, वो बस हो गया। आपको काम असाइन किया जाएगा और आपके आउटपुट से मतलब है कि क्या गिवन टाइम पर आप काम दे रहे हैं, और अगर आंसर है यस, तो ये सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम लाइट को सेव कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम वर्क प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आजकल जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, है ना, उन्होंने लॉकडाउन में क्या किया? कोविड टाइम पर उन्होंने यही तो किया, वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट, और वहीं से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया टेली कम्यूटिंग। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट ग्रीन? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक हरित माना जाता है? हरित का मतलब जो पावर सेविंग हो, जिसमें वायरस ना आए, जो सबसे बेटर हो, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जो वातावरण के लिए भी बेटर हो? द आंसर इज लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज कॉल्ड द ग्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें एंटीवायरस का यूज नहीं होगा, पावर कंजप्शन इतना नहीं होगा, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द ग्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज लाइनेक्स। द फंक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट इन द सीपीयू इज, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या होगा? हम जानते हैं सीपीयू में 3 भाग होते हैं, सीयू, एएलयू और एमयू। एमयू को रजिस्टर भी बोलते हैं। सीयू का काम क्या होता है? डिकोड करना इंस्ट्रक्शंस को, टू डिकोड द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, यही काम है सीयू का। एएलयू का काम क्या है? अरिथमेटिकल और लॉजिकल यूनिट, यानी जितने भी अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, प्लस माइनस, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको सॉल्व करना। लॉजिकल यूनिट का मतलब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल्स टू, इनको सॉल्व करने का काम किसका है? एएलयू का। और एमयू क्या है? मेमोरी यूनिट, जिसको रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक फास्ट मेमोरी होती है, सीपीयू के अंदर होती है और टेम्परेरी होती है। क्लियर? वेरी गुड। Which of the following is used by ALU to store intermediate result? निम्नलिखित में से किसका उपयोग ALU द्वारा इंटरमीडिएट परिणामों को स्टोर करने के लिए किया जाता है? कह रहा है कि कंप्यूटर में जो ALU का रिजल्ट है वो कहां पर स्टोर होगा? ALU का रिजल्ट मतलब सपोज करिए अगर हमने आपसे कहा 2 + 2 = 4 है, तो ये 4 कहां पर स्टोर होगा कंप्यूटर में? आंसर है रजिस्टर में। लेकिन ये रजिस्टर कौन सा होगा? द आंसर इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर, क्योंकि जितने भी रिजल्ट हैं वो सब कहां पर स्टोर होते हैं? बिल्कुल एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। सर रजिस्टर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रजिस्टर तो बहुत सारे हैं, रिजल्ट स्टोर किस में हो रहा है? सिर्फ एक्यूमुलेटर रजिस्टर में। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज एक्यूमुलेटर। लेकिन अगर यहां पर ऑप्शन में एक्यूमुलेटर नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता? रजिस्टर। क्योंकि एक्यूमुलेटर रजिस्टर का नाम गिवन है, इसलिए हम प्रायोरिटी किसको देंगे? एक्यूमुलेटर को। नेक्स्ट,
द एड्रेस साइज ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर इज। ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। 8086 माइक्रो प्रोसेसर का जो एड्रेस साइज है वो कितना है? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 20 बिट? हमें दो क्वेश्चन यहां से मालूम है कि आते ही आते हैं। कौन से? या तो 8086 माइक्रो प्रोसेसर का डेटा या वर्ड साइज पूछेंगे, डेटा का साइज बताइए या वर्ड का साइज बताइए, तो आंसर होगा 16 बिट। या फिर एग्जाम में पूछेंगे एड्रेस का साइज बताइए, तो आंसर होगा 20 बिट, क्योंकि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में जो एड्रेस होता है वो 20 बिट का होता है और जो डेटा या वर्ड का साइज होता है वो 16 बिट का होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था? एड्रेस साइज, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20 बिट। और अगर क्वेश्चन में दिया होता डेटा या वर्ड का साइज, तो आंसर क्या हो जाता? 16 बिट। क्लियर है? वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी यूनिट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट सीधे सीपीयू के साथ संचार करती है? सीधे सीपीयू के साथ में कौन सी मेमोरी यूनिट काम करती है? रैम, क्योंकि रजिस्टर तो सीपीयू के अंदर है और सीपीयू के साथ कौन सी है? रैम। रैम को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। क्या रैम दिया हुआ है? नहीं। क्या प्राइमरी मेमोरी दिया है? नहीं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी बोलते हैं। क्या मेन मेमोरी दिया है? जी हां। तो आंसर क्या हो जाएगा? मेन मेमोरी। दैट इज द राइट वन। ऑक्सिलरी मेमोरी का मतलब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी का मतलब जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, एसएसडी, ऑप्टिकल डिस्क, सीडी, डीवीडी, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। जबकि प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में क्या क्या आएगा? रैम, रोम। नेक्स्ट, दिस सिंबल इज यूज्ड टू कनेक्ट 2 और मोर पार्ट्स ऑफ द फ्लो चार्ट। इस सिंबल का इस्तेमाल फ्लो चार्ट के 2 या 2 से अधिक भागों को जोड़ने के लिए करते हैं। अगर हमें फ्लो चार्ट को आपस में कनेक्ट करना है तो हम किसका यूज करेंगे? द आंसर इज कनेक्टर सिंबल का। कनेक्टर सिंबल की मदद से हम क्या कर सकते हैं? फ्लो चार्ट के भागों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम फ्लो लाइंस का यूज करेंगे। लेकिन अगर फ्लो चार्ट के पार्ट्स को कनेक्ट करना है तो किसका यूज करेंगे? कनेक्टर सिंबल्स का। नेक्स्ट, डैश शेप मीन्स दैट देयर इज अ फ्लो चार्ट फॉर द प्री डिफाइंड प्रोसेस दैट हैज ऑलरेडी बीन ड्रॉन एंड यू शुड रेफरेंस इट फॉर मोर इंफॉर्मेशन। डैश आकार का मतलब है कि पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के लिए एक फ्लो चार्ट पहले ही तैयार किया जा चुका है और आपको अधिक जानकारी के लिए इसका संदर्भ लेना चाहिए। क्या मतलब है? प्री डिफाइंड प्रोसेस, हमें कई चीजें पता होती हैं कि ये होगा ही होगा, है ना। जैसे हमें पता है कि अगर एग्जाम होना है तो एग्जाम की डेट आएगी, आपका एडमिट कार्ड आएगा ही आएगा। अगर ये प्री डिफाइंड है तो इसको हम किससे शो करेंगे फ्लो चार्ट में? द आंसर इज सब प्रोग्राम। प्री डिफाइंड या पूर्व निर्धारित प्रोसेस के लिए हम किसका यूज करते हैं फ्लो चार्ट में? सब प्रोग्राम्स का, जिसको इस तरीके के सिंबल में हम लोग शो करते हैं। नेक्स्ट, पार्ट ऑफ एन एल्गोरिथम विच इज रिपीटेड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स इज क्लासिफाइड एज। एल्गोरिथम का वह भाग जिसे निश्चित संख्या में बार बार दोहराया जाता है उसे किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? जो बार बार रिपीट हो से क्या बोलते हैं? आइट्रेशन, सिलेक्शन, सीक्वेंस या रिवर्स एक्शन। द करेक्ट आंसर इज आइट्रेशंस, जिसको लूप भी बोलते हैं आप लोग। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप मींस आइट्रेशन। क्लियर? नेक्स्ट, इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मींस। कह रहा है क्यू डेटा संरचना में इस स्थिति का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? फ्रंट बराबर 0 और रियर बराबर 2। रियर का मतलब क्या होता है और फ्रंट का मतलब क्या होता है क्यू में? फ्रंट का मतलब जहां से डिलीशन होगा और रियर मतलब बैक साइड,
जहां से इंसर्शन होगा। तो कह रहा है फ्रंट अगर 0 है, रियर अगर 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा? एम्प्टी है क्यू। क्या क्यू खाली है? 1 एलिमेंट इन अ क्यू, क्यू में 1 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट्स इन अ क्यू, क्यू में 2 एलिमेंट हैं। 3 एलिमेंट्स इन अ क्यू, क्यू में 3 एलिमेंट हैं। हम लोग जानते हैं क्यू खाली कब होगी? जब फ्रंट बराबर रियर बराबर -1 होगा। तो क्या होगी? क्यू एम्प्टी होगी। ये तो दिया नहीं है, पहला केस हो नहीं सकता। 1 एलिमेंट कब होगा? जब फ्रंट बराबर रियर बराबर 1 के होगा। तो 1 एलिमेंट हो सकता है, इसकी संभावना है। तो यानी 1 एलिमेंट भी नहीं हो सकता। रियर बराबर 2 है, इसका मतलब 3 एलिमेंट्स होंगे क्यू में। कैसे? आइए समझते हैं। एफ बराबर 0 यानी 1 एलिमेंट फ्रंट में, और रियर यानी बैक में 2 एलिमेंट्स 30 और 40। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए? 3। तो 3 एलिमेंट्स इन अ क्यू वेयर फ्रंट बराबर 0 और रियर बराबर 2 के। क्लियर? वेरी गुड। तो इसी के साथ 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया कमेंट करके बताइएगा। और ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। इन अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर दिस कंडीशन मीन्स, क्यू डेटा संरचना में इस स्थिति को क्या बोलते हैं? जब फ्रंट बराबर -1 होगा और रियर बराबर -1 के होगा। तो इसका मतलब क्यू एम्प्टी है। 1 एलिमेंट इन अ क्यू, क्यू में 1 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट इन अ क्यू, क्यू में 2 एलिमेंट हैं। या 3 एलिमेंट इन अ क्यू, क्यू में 3 एलिमेंट है। तो इसका क्या मतलब है? मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक करिएगा। कितना स्कोर किया आउट ऑफ 40 मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? क्या लग रहा है कि अगर क्वेश्चन यही मिले तो आप कर पाएंगे? और क्वेश्चन तो यही मिलने ही मिलने हैं। बस इन्हीं क्वेश्चंस की लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। अलग अलग टफ लेवल के क्वेश्चंस भी करके देखने हैं, ताकि अगर पेपर का लेवल काफी टफ आया तो भी आप उसको आराम से कर पाए। और पेपर का लेवल आसान नहीं आएगा, क्योंकि इतना टाइम भी मिल गया है आपको प्रिपरेशन के लिए, है ना, इलेक्शन की वजह से। तो बहुत जल्द होगा आपका पेपर। कमर कस के रखिएगा, तैयारी कर लीजिएगा। किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एक बार बढ़िया तरीके से पढ़ लिया जाए तो अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, कोर्स से जुड़ जाइए, पढ़ना शुरू करिए। एक एक टॉपिक वाइज पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए, बार बार रिवाइज करिए। आगे वाला टॉपिक पढ़िए, पीछे वाला फिर से रिवाइज करिए। तो जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, है ना, उतना ही कॉन्फिडेंस बनेगा। बस इतनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि एग्जाम के टाइम पर पैनिक ना हो, है ना। अगर डेट आ जाए तो आपको लगे वाह डेट आ गई है, अब एग्जाम देना है। ये नहीं होना चाहिए कि डेट आ गई है, तैयारी नहीं है। तो अगर इतना टाइम मिलने के बाद भी अगर तैयारी नहीं होगी तो फॉल्ट किसकी है? क्लियर है? तो हैव ट्रस्ट इन ऑन यू, अपने ऊपर बिलीव रखिए, अपने ऊपर ट्रस्ट रखिए। और एक बार जोर से बोलिए कि कुछ भी हो जाए सिलेक्शन लेकर रहेंगे एट एनी कॉस्ट। बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने, है ना, और आप बिल्कुल डिजर्व भी करते हैं सिलेक्शन के। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।